हमारी कहानी स्टार्ट होती है एचडी यूनिवर्सिटी से। अब ज्यादातर लोगों के लिए यूनिवर्सिटी का मतलब होता है पढ़ाई करना, दोस्त बनाना और अपने फ्यूचर के लिए तैयारी करना। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की दुनिया थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाई से किसी की पहचान तय नहीं होती। यहाँ अलग अलग ग्रुप, उनके छुपे हुए नियम और ताकत के रिश्ते तय करते हैं कि कैंपस में आपकी जगह आखिर कहाँ है। हर कोई चाहता है कि उसे किसी न किसी ग्रुप में जगह मिल जाए, ताकि उसे दूसरों से पहचान और थोड़ी सी मंजूरी मिल सके। और टीनेज की उम्र में किसी ग्रुप का हिस्सा बनने की यह चाहत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन एरिक को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो बस अकेला रहना चाहता है ताकि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके, क्योंकि उसे दूसरों के बनाए हुए नियमों के हिसाब से चलना बिल्कुल पसंद नहीं है। और शायद यही वजह है कि बाकी स्टूडेंट्स उसे अजीब समझते हैं। लेकिन एरिक की परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है कि वो सबसे अलग रहता है। अब तो कैंपस के कुछ पॉपुलर लड़कों ने उसे अपना पर्सनल टारगेट भी बना लिया है। और किसी बुली का टारगेट बनने के बाद यूनिवर्सिटी का हर कॉरिडोर किसी जेल से कम नहीं लगता। एरिक अकेला गलियारे से गुजर ही रहा होता है कि तभी एक सोडा कैन हवा में उड़ता हुआ आता है और सीधा उसके सिर पर जा लगता है। एरिक लड़खड़ाकर रुक जाता है। सामने खड़ा बुली लीडर हाथ हिलाते हुए नकली माफी मांगता है और चेहरे पर घमंडी मुस्कान रखते हुए पूछता है कि वो ठीक तो है। लेकिन एरिक की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। उसे चोट लगी थी, लेकिन उसने चीखना तो दूर, पलटकर देखा तक नहीं। यह देखकर बुली लीडर को थोड़ी निराशा होती है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ वहां से जाने लगता है और जाते जाते एरिक से कहता है कि जिम क्लास के दौरान अपने हमेशा वाले ठिकाने पर उससे मिलना। एरिक जानता है कि उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो इन लोगों का सामना कर सके। आसपास खड़ी कुछ लड़कियां उसकी हालत देखकर हंस रही होती हैं, लेकिन एरिक खुद को समझाता है कि अगर वो चुप रहा तो शायद ये लोग कैंपस में इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है, किसी तरह 2 साल और सह लो, फिर हमेशा के लिए इन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। इसी सोच के साथ एरिक लॉकर रूम की तरफ चला जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि असली मुसीबत तो अभी उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही एरिक लॉकर रूम के अंदर पहुंचता है, अचानक कमरे में एक तेज आवाज गूंजती है। उसका चश्मा चेहरे से नीचे गिर जाता है और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसे लड़खड़ा देता है। बुली लीडर उसके ऊपर खड़ा होकर लगातार उसे मारने लगता है, जबकि उसके बाकी दोस्त आराम से बैठे हुए इस तमाशे का मजा ले रहे होते हैं। एरिक एक शब्द तक नहीं बोलता। इससे बुली लीडर और चिढ़ जाता है। वो शिकायत करते हुए कहता है कि इस लड़के के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही और अब तो मारते मारते उसका हाथ भी दुखने लगा है। एरिक फर्श पर पड़ा हुआ हवा के लिए हाँफ रहा होता है। तभी एक जूता तेजी से उसकी तरफ आता है और पेट पर पड़ा एक बेरहम किक उसे पीछे लॉकर से जा भिड़ाता है। एरिक दर्द से दोहरा हो जाता है और खांसते हुए अपना चोटिल चेहरा पकड़ लेता है। अब बुली लीडर के चेहरे पर संतुष्टि आ जाती है, क्योंकि आखिरकार उसे एरिक से एक रिएक्शन मिल गया था। इसके बाद वो उसे बताता है कि शुरुआत में उसने एरिक से दोस्ती करने की कोशिश सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसके पिता एक ताकतवर सीईओ हैं। दोनों परिवारों के बीच बिजनेस का रिश्ता है, इसलिए उसे लगा था कि अगर दोनों दोस्त बन जाएं तो यह दोनों परिवारों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जब उसने एरिक को बाहर चलने के लिए बुलाया तो एरिक ने उसे मना कर दिया। बस यही बात उसके अहंकार को चुभ गई थी। वो एरिक के बाल पकड़कर उसका सिर पीछे खींचता है और पढ़ाई को दोस्तों के साथ घूमने से ऊपर रखने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। फिर वो आराम से एक सिगरेट जलाता है और एरिक से कहता है कि अब खेलने का समय आ गया है। अगले ही पल वो जलती हुई सिगरेट एरिक के खुले मुंह में जबरदस्ती डाल देता है। एरिक खुद को बस एक ही बात समझाता रहता है, 2 साल और, किसी भी तरह 2 साल और सहना है। लेकिन राख उसके मुंह में भरने लगती है और वो घुटते हुए बुरी तरह खांसने लगता है। बुली लीडर उसे चेतावनी देता है कि उसके पिता स्कूल बोर्ड में हैं, इसलिए यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी उसकी मदद नहीं कर सकता। फिर वो एरिक को घुटनों के बल रहने का आदेश देता है। बाकी लड़के उसके चारों तरफ खड़े होकर आराम से सिगरेट पीते रहते हैं, जबकि एरिक फर्श पर कांप रहा होता है। लेकिन इस वक्त एरिक को टीचर की बेरुखी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे असली चोट अपने ही परिवार की बेरुखी से लग रही थी। उसके चेहरे से बहता खून आंसुओं में मिल जाता है और तभी उसे अपने पिता की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। उसके पिता ने उससे कहा था कि अगर वो उनका बेटा कहलाना चाहता है तो उसे रोना बंद करके दोगुनी ताकत से पलटकर वार करना सीखना होगा। एक वक्त उसके पिता उसके सामने खड़े होकर गुस्से में यह तक कह चुके थे कि दोबारा स्कूल ट्रांसफर करने की बात करने की हिम्मत भी मत करना। एरिक के लिए घर भी अब किसी सुरक्षित जगह जैसा नहीं रह गया था। इसी बीच ड्राइवर वांग की नजर एरिक पर पड़ती है। एरिक की हालत देखकर ड्राइवर वांग के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उसका चेहरा चोटों से सूजा हुआ था
और उसका चश्मा बीच से पूरी तरह टूट चुका था। ड्राइवर वांग जानता था कि अगर बॉस ने अपने बेटे को फिर से किसी पीड़ित की तरह देखा तो वो अपना आपा खो देगा, लेकिन एरिक अपने पिता या ड्राइवर वांग किसी का भी सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अचानक पूरी ताकत से वहां से भाग खड़ा होता है। वो सड़कों पर लगातार दौड़ता जाता है। तभी एक जानी पहचानी लाल मोटरसाइकिल तेजी से उसके पास से निकलती है। कुछ दूर जाकर मोटरसाइकिल अचानक रुक जाती है, ठीक उसी वक्त जब एरिक धीरे धीरे एक गली में मुड़ रहा होता है। काले हेलमेट के पीछे से राइडर उसे घूरता रहता है। फिर एक भारी बूट सड़क पर पड़ता है। दूसरी तरफ ड्राइवर वांग घबराकर आसपास एरिक को ढूंढ रहा होता है। उसे डर था कि अगर वो अकेला घर लौटा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन एरिक एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ था। वो मन ही मन उन बिगड़े हुए अमीर बच्चों से भरी इस एलीट यूनिवर्सिटी को कोस रहा था, जहां जाना उसके लिए मजबूरी बन चुका था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, शायद अगर वो घर से भाग जाए तो उसके ठंडे पिता को आखिरकार उसकी परवाह होगी। इसी उम्मीद के सहारे वो उन सुनसान और बदहाल गलियों में और अंदर चला जाता है ताकि रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढ सके। लेकिन अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि उसी गली में उसके सामने वही लाल मोटरसाइकिल खड़ी होती है। राइडर धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारता है और अपना चेहरा दिखाता है। एरिक की आंखें डर से फैल जाती हैं, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि वही बुली लीडर खड़ा था। वो शिकारी जैसी मुस्कान के साथ एरिक का मजाक उड़ाते हुए पूछता है, क्या तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए राइड चाहिए? एरिक वहां रुककर बात करने की गलती नहीं करता। वो तुरंत मुड़ता है और उल्टी दिशा में भागने लगता है। उसका दिल पसलियों से टकराते हुए जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो जानता था कि अगर कैंपस से बाहर ऐसी जगह पकड़ा गया जहां कोई गवाह नहीं है तो उसका बचना मुश्किल होगा। तभी उसे आगे एक गार्डरेल दिखाई देती है। एरिक को तुरंत एक रास्ता नजर आता है। अगर वो इस रेलिंग को पार करके नीचे कूद जाए तो मोटरसाइकिल उसके पीछे नहीं आ पाएगी। बिना कुछ सोचे वो पूरी ताकत से रेलिंग के ऊपर से छलांग लगा देता है। एक पल के लिए वो हवा में लटका रहता है और मन ही मन बस यही प्रार्थना करता है कि नीचे गिरने की ऊंचाई ज्यादा ना हो। अगले ही पल वो दूसरी तरफ घास पर जा गिरता है, लेकिन रुकने के बजाय उसका शरीर ढलान से नीचे लुढ़कने लगता है। वो नियंत्रण खोकर पहाड़ी से नीचे गिरता चला जाता है और डर के मारे चीखने लगता है। उसका बैकपैक भी उससे अलग होकर दूर जा गिरता है और ऊंची घास के बीच जाकर अटक जाता है। आखिरकार एरिक मुंह के बल मिट्टी में जा गिरता है। उसका पूरा शरीर चोटों से टूट चुका होता है। वो खुद को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर दर्द से जवाब दे देता है। तभी उसे पास आते कदमों की आवाज सुनाई देती है। बुली लीडर उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और घोर नफरत के साथ उसे नीचे घूरता है। वो अपना पैर एरिक के सिर पर रख देता है और उसके चेहरे को जमीन पर रगड़ते हुए हंसता है। फिर कहता है कि दोबारा उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करने की वजह से अब एरिक का खेल खत्म है। इसके बाद वो उसे सड़क पर खड़े होकर अपने सारे कपड़े उतारने का आदेश देता है। उसका इरादा एरिक की फोटो खींचकर क्लास ग्रुप चैट में डालने का था, ताकि हमेशा के लिए उसका मजाक बनाया जा सके। एरिक का दिमाग धीरे धीरे जवाब देने लगता है, बस 2 साल और, इन पागल लोगों का निशाना बनकर 2 साल और। इतना सब सहने का ख्याल आखिरकार उसके अंदर कुछ तोड़ देता है। वो अपनी बची हुई पूरी ताकत से चीखता है कि नहीं, वो किसी सुनसान कोने में छिपकर लगातार मार खाते रहना स्वीकार नहीं कर सकता। अपनी आखिरी बची हुई ताकत जुटाकर एरिक आखिरकार पलटकर लड़ने की कोशिश करता है। उसकी अचानक हुई प्रतिक्रिया से बोली लड़खड़ा जाता है और अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर जाता है। एरिक खुद भी अपनी इस हरकत से बुरी तरह कांप रहा होता है, लेकिन बिना आगे कुछ सोचे वो मुड़ता है और फिर से भागने लगता है। वो किसी तरह खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी पीछे से बोली उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो अब भी वही डरपोक और रीढ़ विहीन लड़का है। तभी कोने में फंसे एरिक की उंगलियां अचानक एक नुकीले पत्थर से टकराती हैं। वो पत्थर को उठाता है और खुद से कहता है कि भले ही उसे लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन कम से कम अपने ही स्कूल के एक लड़के का सामना तो कर सकता है। वो वहीं रुक जाता है, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़कर उस गुंडे की तरफ देखता है और हाथ में पकड़े पत्थर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। उसे लगता है कि जब तक उसके हाथ में हमला करने के लिए कुछ है, तब तक वो पूरी तरह बेबस नहीं है। तेज तेज सांस लेते हुए एरिक सामने खड़े बुली को घूरता है और मन ही मन सोचता है, इसके खिलाफ मेरे पास जीतने का मौका है। उसके अंदर अचानक एक छोटी सी उम्मीद जाग उठती है, लेकिन बुली लीडर की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। एरिक के इस अचानक दिखाए गए साहस को देखकर उसे यह सब बेहद हास्यास्पद लगता है। वो उसे उकसाते हुए कहता है, चल
सीधा मेरे सिर पर निशाना लगा। वो एरिक को सच में वार करने की चुनौती देता है। टूटे हुए चश्मे के पीछे एरिक अपने दांत भींच लेता है। वो अपनी बची हुई पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। संगीत एक बेताब चीख के साथ वो आगे झपटता है। इस बार उसने ठान लिया था कि इस बुली लीडर को उसके की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वो पूरे जोर से भारी पत्थर घुमाता है और अपने पूरे शरीर का वजन उस वार में झोंक देता है। लेकिन बुली लीडर जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा माहिर था। वो एरिक के हमले को पहले ही भांप लेता है और तिरस्कार से कहता है, बहुत धीमा। अगले ही पल उसका जोरदार मुक्का एरिक के पेट के बीचों बीच जाकर लगता है। तुरंत दोहरा हो जाता है और उसके फेफड़ों से सारी हवा बाहर निकल जाती है। वो दर्द से हाँफते हुए वापस सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। उसके चेहरे पर आंसू और लार बहने लगती है और तभी उसे दोनों के बीच ताकत का असली अंतर समझ आता है। एक और जबरदस्त वार उसे सड़क पर दूर जा गिराता है। उसका चश्मा चेहरे से उड़कर मिट्टी में जा घिसटता है। एरिक सड़क के किनारे जाकर गिर पड़ता है और उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे देता है। अब उसमें हिलने तक की ताकत नहीं बची थी। बुली उसके पास आता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसके जैसे 10 डरपोक लोग भी कॉम्बैट क्लब के एक मेंबर का मुकाबला नहीं कर सकते। एरिक उम्मीद खोती आंखों से उसकी तरफ देखता है। अब उसे आखिरकार समझ आता है कि उसका पीछा करने वाला लड़का उस बदनाम बॉक्सिंग क्लब का मेंबर है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बचना लगभग नामुमकिन है। तभी उसके मन में एक डरावना ख्याल आता है, क्या सच में यही मेरा अंत होने वाला है? अगर मैं मर गया तो उसकी आवाज जवाब देते देते लड़खड़ाने लगती है। बुली लीडर उसके ऊपर खड़ा होता है और चारों तरफ नजर दौड़ाता है। तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई कैमरा नहीं है। इसका मतलब अगर उसने इस लड़के को पीट पीट कर मार भी डाला तो शायद किसी को कभी पता नहीं चलेगा। वो अपना भारी बूट ऊपर उठाता है और एरिक के सिर पर आखिरी वार करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल उसका पैर पूरी ताकत से नीचे आता है, लेकिन ठीक वार लगने से पहले बुली लीडर को अचानक अपने पीछे कुछ महसूस होता है। वो पलटने लगता है और उसकी आंखें शौक से फैल जाती हैं। एक परछाई उसके ऊपर से बिजली की रफ्तार से गुजरती है, इतनी तेज कि कोई नॉर्मल स्टूडेंट उस स्पीड से हिल भी नहीं सकता। अगले ही सेकंड एक मास्क पहना हुआ अजनबी अचानक कहीं से प्रकट होता है और उसकी लाइटनिंग फास्ट किक सीधा बुली लीडर के चेहरे पर जाकर लगती है। धड़ाम! बुली पूरी तरह ऑफ गार्ड रह जाता है और घूमता हुआ जमीन पर जा गिरता है। उसकी नाक से खून टपकने लगता है। फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करता है और गुस्से में दहाड़ते हुए पूछता है कि आखिर किसने उसके मजे में इंटरफेयर करने की हिम्मत की। तभी उसकी नजर उस मास्क वाले अजनबी पर पड़ती है जो प्रेडेटर जैसी एजिलिटी के साथ उसकी तरफ चार्ज कर रहा होता है। बुली लीडर तुरंत समझ जाता है कि यह कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है। वो जल्दी से बॉक्सिंग स्टांस में आ जाता है और सामने वाले की हर मूवमेंट को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस अजनबी की मूवमेंट्स इतनी एरेटिक और लाइटनिंग फास्ट होती हैं कि उन्हें प्रेडिक्ट करना लगभग नामुमकिन था। अचानक मास्क वाला फिगर हवा में उछलता है। बुली लीडर को लगता है कि अब उसके पास हमला करने का मौका है। वो हवा में मौजूद टारगेट की तरफ एक भारी मुक्का फेंकता है, लेकिन अजनबी हवा में ही अपना शरीर ट्विस्ट कर देता है और बेहद आसानी से उस पंच को अपने पैर से दूर कर देता है। अगले ही पल उसका भारी जूता बुली लीडर के चेहरे पर पूरी ताकत से जा लगता है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि बुली को लगता है जैसे उसके चेहरे की हड्डियां तक हिल गई हों। लेकिन मास्क वाला फिगर यही नहीं रुकता। वो तुरंत एक डेवास्टेटिंग स्पिनिंग किक मारता है जिससे बुली लड़खड़ाते हुए पीछे जा गिरता है। अजनबी आराम से जमीन पर लैंड करता है और फिर एरिक की तरफ देखकर ऐसे पीस साइन दिखाता है जैसे अभी अभी कोई गेम खेलकर जीता हो। परफेक्ट 2 हिट कॉम्बो। बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए वो नीचे झुकता है, एरिक का हाथ पकड़ता है और उसे जमीन से ऊपर खींच लेता है। फिर घायल एरिक को अपने कंधे पर उठा लेता है और पूरी स्पीड से वहां से भाग जाता है। कुछ ही पलों में दोनों उस अंधेरे रास्ते में गायब हो जाते हैं। पीछे जमीन पर पड़ा बुली लीडर धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। उसके लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि एरिक के पास इतना पावरफुल बैकअप कहां से आ गया। उसका चेहरा खून और मिट्टी से भर चुका था, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो कसम खाता है कि कल यूनिवर्सिटी में जब उसकी मुलाकात एरिक से होगी तब वो उसे आज से भी ज्यादा बुरी तरह सबक सिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ कहानी एक बड़े और सुनसान इंडस्ट्रियल वेयरहाउस की तरफ शिफ्ट होती है।
अंधेरा आसमान और उसके सामने खड़ी वेयरहाउस की विशाल सिलवेट पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना रही होती है। अंदर गहरी अंधेरी जगह में एरिक ठंडे फर्श पर बैठा होता है। उसके सिर में अभी भी मार की वजह से तेज दर्द हो रहा होता है। वो धीरे धीरे अपने रहस्यमयी सेवियर की तरफ देखता है और कांपती आवाज में पूछता है, तुम कौन हो और तुमने मेरी मदद क्यों की? अजनबी कैजुअली अपने सिर से मेसी ब्लैक विग उतार देता है। तभी पता चलता है कि वो सिर्फ भेष बदलकर घूम रहा था। वो बिल्कुल आराम से बताता है कि वो बस वहां से गुजर रहा था और जब उसने एरिक की फैंसी प्राइवेट स्कूल यूनिफॉर्म देखी तो उसे लगा कि ऐसे अमीर स्कूल के लड़के के पास काफी पॉकेट मनी जरूर होगी। फिर वो अपने सिर पर इस्तेमाल की गई प्लास्टिक बैग को एक तरफ फेंक देता है और अपना असली लुक सामने लाता है। उसके नेचुरल स्पाइकी ब्लॉन्ड बाल और चेहरे पर दिखाई देती शातिर मुस्कान देखकर एरिक उसे घूरता रह जाता है। इस लड़के का नाम है युवान और युवान बिल्कुल सीधे अंदाज में कहता है कि आखिर उसने एरिक की जान बचाई है, इसलिए ग्रेटिट्यूड के तौर पर 300 से 500 युवान मिलना तो बिल्कुल जायज है। एरिक कुछ सेकंड तक बस उसे घूरता रहता है, लेकिन फिर उसकी नजर युवान के चेहरे पर टिक जाती है और उसके अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा होता है। चोटों और मार के बावजूद एरिक की आंखें अचानक चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जितनी देर वो युवान को देखता है उतनी ही ज्यादा एक अजीब समानता उसके सामने साफ होती जाती है। बालों का स्टाइल अलग था, कपड़े अलग थे और दोनों का रवैया जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन चेहरा लगभग बिल्कुल एक जैसा था। एरिक खुद से सवाल करने लगता है कि आखिर यह आदमी उसके जैसा क्यों दिखता है। उधर उसी वेयरहाउस से काफी दूर रात के आसमान के नीचे डचन सिटी रोशनी से जगमगा रही होती है। यह दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक था, लेकिन इस चमकती हुई मेट्रोपोलिस के अंदर एक ऐसी जगह भी थी जिसे देखकर लगता था जैसे शहर ने खुद उसे भुला दिया हो। जूजंग डिस्ट्रिक्ट, एक ऐसा इलाका जिसे राज्य ने लगभग पूरी तरह छोड़ दिया था। डचन सिटी का जंकयार्ड, जहां शहर की रोशनी तक ठीक से नहीं पहुंचती थी। यहाँ की सड़कें टूटी फूटी थीं, ना कोई सिक्योरिटी कैमरा, ना पुलिस की मौजूदगी और ना ही किसी को कानून की ज्यादा परवाह थी। इसी वजह से यह इलाका क्राइम के लिए बदनाम था। लेकिन इस अंधेरे इलाके में एक ऐसा नाम भी मशहूर था जिसे सुनकर अपराधी तक सावधान हो जाते थे। कहा जाता था कि जूजंग में एक ऐसा नौजवान रहता है जो बुराई को सजा देता है और कमजोर लोगों का साथ देता है। कुछ लोग तो उसे स्ट्रीट हीरो तक मानते थे और लोगों के बीच यह भी मशहूर था कि वो अकेले 100 लोगों का सामना कर सकता है। एक बार जिस इंसान को वो अपना निशाना बना ले, फिर उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे सजा ना दे दे। एक पागल जानवर की तरह बेरहम और लगातार पीछा करने की वजह से उसे एक खतरनाक नाम मिला था, मैड डॉग। उधर सूरज ढल चुका होता है और जंकयार्ड की सड़कों पर हेडलाइट्स तेज रफ्तार से दौड़ रही होती हैं। एक बाइक गैंग इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर पूरी स्पीड से एक आदमी का पीछा कर रही होती है। गैंग लीडर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पास स्कूटर होने के बावजूद वो एक पैदल भाग रहे लड़के को पकड़ नहीं पा रहे, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि युवान था। युवान उनके आगे किसी प्रोफेशनल ट्रैक रनर की तरह दौड़ रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसके नुकीले दांत दिखाई देते हैं और तभी समझ आता है कि वो शुरू से इस पूरी चेज को कंट्रोल कर रहा था। वो जानबूझकर पूरे गैंग को पत्थर की एक विशाल सीढ़ियों की तरफ लेकर जा रहा था। आखिरकार युवान सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर पहुंचकर रुक जाता है और पीछे मुड़कर गैंग को बीच की उंगली दिखाता है। फिर वो एक अधूरे कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर गायब हो जाता है और दूर से उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर दम है तो पीछा करके दिखाओ। गैंग के लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं होते। उनके स्कूटर उस जगह आगे नहीं जा सकते, इसलिए वो उन्हें वहीं छोड़कर सीढ़ियों पर दौड़ते हुए ऊपर आ जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे युवान के बिछाए हुए जाल में सीधे फंस चुके हैं। युवान रेत पर अपने पैर मजबूती से जमा लेता है और फिर पलटकर सामने खड़े पूरे 24 आदमियों के झुंड को देखता है। अब उसके चेहरे पर वही शातिर मुस्कान लौट आती है। अब वो उन्हें बताता है कि उसका भागना सिर्फ एक चाल थी, असली जाल तो अब लगा है। उसने जानबूझकर उन्हें स्कूटर से नीचे उतारा है ताकि लड़ाई शुरू होने के बाद उनके पास भागने का कोई रास्ता न बचे। गैंग का लीडर गुस्से से लाल हो जाता है। उसने मैड डॉग के बारे में ये कहानियां जरूर सुनी थी कि वो अकेले 100 लोगों से लड़ सकता है, लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं था। वो अपने सभी आदमियों को युवान पर टूट पड़ने का आदेश देता है और कहता है कि उसे दिखाओ कि गेल गैंग आखिर किस चीज का बना है। युवान बड़े आराम से अपनी लाल डंडी निकालता है। सामने मौजूद पूरा गैंग जोर जोर से चिल्लाता हुआ
उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन युवान को जरा भी डर नहीं लगता। पहले कुछ लड़के उसके पास पहुंचते ही वो डंडी घुमाता है और अगले ही पल लोग जमीन पर गिरने लगते हैं। लड़ाई पूरी तरह एक तरफा हो जाती है। युवान आखिर में एक ऊंची लात मारता है जो सीधे गैंग के लीडर के जबड़े पर जाकर लगती है। इसके बाद युवान उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जितनी कहानियां उसने उनके बारे में सुनी थीं, असल में ये लोग उससे भी ज्यादा कमजोर निकले। पूरा गैंग जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा होता है। उनकी तेज तेज चलती सांसों के अलावा अब उनके अंदर की सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। गैंग का लीडर डरते हुए ऊपर देखता है और युवान को अपनी लाल डंडी सीधे उसके माथे की तरफ करते हुए देखता है। युवान टूटे पड़े शरीरों के बीच खड़ा है और उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उसे इस लड़ाई में जरा भी मजा नहीं आया। वो उनसे पूछता है कि अगली बार जब वो यहाँ से गुजरे तो उसे किस नाम से बुलाना है। लीडर बिना एक सेकंड सोचे उसे बॉस कहता है। युवान सोचता है कि अब उसे प्यास भी लगी है और मार खाने के बाद माफी के तौर पर पीने के पैसे भी चाहिए। वो कांपते हुए लड़के से 200 रुपए मांगता है और मजाक में कहता है कि चलो रकम थोड़ी कम ही रख लेते हैं। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में दूध की एक ताजा बोतल होती है। युवान वहां से निकलते हुए काफी खुश होता है क्योंकि आज उसने बिना ज्यादा मेहनत के अच्छी खासी कमाई कर ली थी। तभी पास की ऊंची घास में अचानक हलचल होती है। एक छोटा सा पिल्ला अपना सिर बाहर निकालता है और बहुत छोटी सी आवाज में भौंकता है। युवान अपने हाथ की हथेली में थोड़ा सा दूध डालता है। पिल्ला बड़ी उम्मीद वाली आंखों से उसकी तरफ देखता है। आखिर मैड डॉग के अंदर भी एक आवारा पिल्ले के लिए थोड़ा नरम दिल तो है ही। ज्यूजियांग जिले की सीमा पर जिंदगी हमेशा संघर्ष से भरी रहती है। युवान शहर की रोशनी को दूर से देखता है। ये चमकदार दुनिया उस गंदगी से बिल्कुल अलग है जिसे वो अपना घर कहता है। उसका एक ही मकसद है, इतना पैसा जमा करना कि वो ओल्ड माँ के पैर का इलाज करवा सके। तभी अचानक शांत शाम में एक डरी हुई चीख गूंजती है। नीचे सड़क की तरफ युवान की नजर एक ऐसे लड़के पर पड़ती है जिसने एचडी यूनिवर्सिटी की महंगी यूनिफॉर्म पहन रखी है। युवान के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। इस इलाके में अमीर लड़का दिखना मतलब आसानी से पैसे मिलना। वो मन ही मन हंसता है और सोचता है कि आज तो उसकी किस्मत खुलने वाली है। लेकिन जैसे जैसे वो उस लड़के के पास पहुंचता है, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है क्योंकि उसके सामने खड़ा लड़का बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आईने में अपना चेहरा देख रहा हो। युवान आगे बढ़कर उस लड़के के गाल खींचता है ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो कोई सपना या वहम नहीं देख रहा। ये मामला बहुत ज्यादा अजीब था, बल्कि इतना अजीब कि लगभग नामुमकिन लगता था। मार से पूरा घायल और खून से लथपथ एरिक बस चुपचाप युवान को देखता रहता है। युवान अपना सिर खुजलाते हुए सामने बैठे अपने ही जैसे दिखने वाले इस लड़के को समझने की कोशिश करता है। एरिक की हालत भी कुछ ऐसी होती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। दोनों बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। आखिरकार एरिक हिम्मत करके पूछता है कि क्या युवान उसका वो बड़ा भाई हो सकता है जो बहुत साल पहले उससे बिछड़ गया था। ये सवाल सुनकर युवान भी हैरान रह जाता है और उसका दिमाग सीधे पुराने समय में चला जाता है। उसे याद आता है कि कई साल पहले ओल्ड माँ ने उसे सच्चाई बताई थी। ओल्ड माँ उसके असली पिता नहीं थे। उन्होंने युवान को सड़क पर अकेला और लावारिस पाया था। उस बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी थी कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसे ज्यूजियांग के अंदर ही छिप कर रहना होगा। युवान हमेशा से इस राज के साथ जीता आया था और उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपने ही चेहरे वाला कोई दूसरा इंसान मिल जाएगा। बचपन में उसे अपने असली माता पिता के बारे में ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था क्योंकि उसके लिए ओल्ड माँ ही उसके एकमात्र पिता थे। लेकिन अब युवान खुद को वापस वर्तमान में लाता है और एरिक की बात को नजरअंदाज करके वहां से जाने लगता है। तभी एरिक उसके पीछे जोर से आवाज लगाता है और बताता है कि उसका एक जुड़वा भाई था जिसके बारे में कहा गया था कि उसकी मौत अस्पताल में लगी आग में हो गई थी। ये सुनते ही युवान के कदम वहीं रुक जाते हैं। एरिक की बताई हुई बातें इतनी सही बैठ रही थीं कि युवान खुद भी हैरान हो जाता है। एरिक को अब पूरा यकीन हो चुका था। दोनों की उम्र एक जैसी है, चेहरा एक जैसा है और अगर पुरानी कहानी भी सही है तो फिर दोनों का एक दूसरे से जुड़ा होना लगभग तय है। लेकिन युवान पीछे मुड़कर भी ठंडे अंदाज में कहता है कि चाहे ये बात सच ही क्यों ना हो, उसकी अपनी जिंदगी है और उसका अपना परिवार है। वो एरिक से कहता है कि बस घर वापस चला जाए और अपने भाई की मौत वाली कहानी को वैसे ही सच मानकर जीता रहे। युवान की जिंदगी ज्यूजियांग में ठीक चल रही थी और उसे अपनी जिंदगी में अमीरों वाली कोई मुसीबत नहीं चाहिए थी। एरिक अपने दांत भींचता है और उसके होंठ से खून की एक बूंद नीचे गिरती है।
उसे याद आता है कि वो आखिर यहाँ आया ही क्यों था। उसके ठंडे और हमेशा हुक्म चलाने वाले पिता की बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। उसके परिवार की भारी उम्मीदें उसे अंदर से दबा रही थीं। उसे अपनी माँ भी याद आती है जो अस्पताल में पड़ी हुई थी और उसकी मदद करने की हालत में नहीं थी। एरिक के लिए उस घर में एक पीड़ित की तरह वापस जाने से बेहतर कुछ भी था। युवान उसे बड़बड़ाते हुए देखता है और पूछता है कि आखिर वो क्या बक रहा है। एरिक उससे पूछता है कि क्या वो सच में अच्छा लड़ाका है। युवान बड़े आत्मविश्वास से कहता है कि वो अकेले 100 लोगों को भी बिना ज्यादा मेहनत के हरा सकता है। तभी एरिक अपना फोन निकालता है और उसे बैंक खाते का बैलेंस दिखाता है। उसमें बहुत सारे शून्य लगे हुए थे, पूरे 10 लाख युवान। ये रकम देखते ही युवान एक बार फिर वहीं रुक जाता है। उसकी आंखें लगभग चमकने लगती हैं। वो सोचता है कि क्या सच में अमीर बच्चों को जेब खर्च के लिए इतने सारे पैसे मिलते हैं। वो एक एक करके शून्य गिनने लगता है और इतनी बड़ी रकम देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अब उसे एरिक की बात में अचानक बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो गई थी। एरिक उसे 1 लाख युवान पहले देने की बात करता है, लेकिन युवान कहता है कि काम पूरा होने तक पैसे अपने पास ही रखो। युवान को लगता है कि एक छोटे से काम के लिए पूरे 10 लाख लेना थोड़ा ज्यादा ही लालच होगा, लेकिन एरिक इस मामले में पूरी तरह गंभीर था। वो चाहता था कि दोनों अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल लें और उसे पता था कि इस काम को पूरा होने में कई महीने लग सकते हैं। इसके बाद एरिक उसे एचटी यूनिवर्सिटी की असली हालत समझाने लगता है। वो बताता है कि ये जगह अमीर और ताकतवर लोगों के कब्जे में है। यहाँ स्टूडेंट्स के बीच भी एक बहुत पेचीदा पावर सिस्टम है और इसके संबंध यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद गैंग्स तक से जुड़े हुए हैं। होंठ पर अभी भी खून लगा हुआ था, लेकिन एरिक युवान को साफ चेतावनी देता है कि अगर उसने जरा भी लापरवाही की तो उसकी जान तक खतरे में पड़ सकती है। युवान उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसे इस खतरे से जरा भी डर नहीं लगता। अपने जैसे दिखने वाले भाई की उलझन देखकर युवान कहता है कि उसे ये पूरा ड्रामा ज्यादा समझ नहीं आ रहा, लेकिन 10 लाख युवान का इनाम उसके लिए काफी है। वो मजाक में कहता है कि वो भूत को भी पीटकर सीधा कर सकता है, तो कुछ अमीर लड़के उसके लिए क्या चीज हैं। एरिक उसे समझाता है कि अगर उसने यूनिवर्सिटी में खुलेआम लड़ाई की और मामला ज्यादा बढ़ गया तो उसे सीधे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। दोनों की अदला बदली के लिए उसकी सिर्फ एक शर्त है कि युवान अपना रिकॉर्ड साफ रखेगा और कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसे सजा मिले। युवान पीछे झुककर घमंडी मुस्कान देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ लड़ाई करने के दम पर इस कबाड़ खाने में जिंदा नहीं रहा है। उसके पास जिंदा रहने के अपने तरीके हैं और हर बार उन तरीकों में मुक्के चलाना जरूरी नहीं होता। एरिक उसे देखता रहता है और उसके मन में अब भी थोड़ा शक है कि क्या ये मैड डॉग सच में एक सभ्य स्टूडेंट बनकर रह पाएगा। फिर वो अपना नाम धीरे से दोहराता है, जैसे युवान को उसकी नई जिंदगी का पहला सबक सिखा रहा हो। आखिर दोनों के बीच हाथ मिलाने की जगह मुक्का टकराकर सौदा पक्का हो जाता है। अब युवान आधिकारिक तौर पर यह काम लेने के लिए तैयार था, लेकिन तभी युवान के चेहरे पर चिंता की एक झलक आती है। उसे अचानक एक जरूरी बात याद आती है। उसे ओल्ड माँ की सख्त चेतावनी याद आती है। अगर वो 20 साल का होने से पहले जुयांग जिले से बाहर गया तो वो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। अब युवान घबरा जाता है क्योंकि एचटी यूनिवर्सिटी शहर की सीमा से बाहर है और वहां जाकर रहना इस नियम को तोड़ देगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। अगर उन्हें ये काम करना ही है तो दोनों को सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह एक दूसरे की जगह लेनी होगी। युवान एरिक से कहता है कि वो जुजियांग में रहकर उसकी जिंदगी जिए और युवान उसकी जगह यूनिवर्सिटी चला जाएगा। अंधेरे और धूल से भरे गोदाम के बीच खड़ा एरिक इस बात को सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। वो अपने आसपास देखता है। ये जगह उसकी आलीशान जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे जो इस जगह की हिंसक जिंदगी की कहानी बता रहे थे। जमीन पर जगह जगह फेंकी हुई सिरिंज पड़ी थीं, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि युवान आखिर किस दुनिया से निकलकर जाने वाला है। युवान उसके कंधे पर भरोसा दिलाने वाले अंदाज में हाथ रखता है और कहता है कि जब तक वो यहाँ का बॉस है तब तक कोई भी एरिक को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो उसे आराम करने के लिए कहता है और गोदाम के अंदर एक जगह पर ले जाता है जहाँ वो आराम कर सके। एरिक पहले ही मार खाकर पूरी तरह टूट चुका था और उसका शरीर मुश्किल से उसका साथ दे रहा था। तभी अचानक उसका पैर लड़खड़ाता है और वो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। युवान तुरंत उसके पास दौड़कर आता है और पूछता है कि क्या हुआ। नीचे देखने पर उसे एरिक का पैर दिखाई देता है जो काफी सूजा हुआ था और उस पर गहरा नीला पड़ चुका था।
चोट को देखकर युवान समझ जाता है कि शायद पैर की हड्डी में हल्का सा फ्रैक्चर है और उसे ठीक होने में 1 या 2 महीने आराम करना पड़ेगा। युवान को तुरंत समझ आता है कि ये तो उनके प्लान के लिए और भी अच्छा है। एरिक आराम से बिस्तर पर पड़ा रहेगा और ओल्ड माँ को कुछ शक भी नहीं होगा। एरिक थोड़ा झिझकते हुए पूछता है कि क्या सूजन के लिए उसे अस्पताल जाना चाहिए। युवान उसे ज्यादा ड्रामा न करने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि वो ठीक हो जाएगा। साथ ही युवान कहता है कि पहले वो उसे शहर के अंदर लेकर जाएगा। दोनों की अदला बदली को सही तरीके से करने के लिए उन्हें पहले अपने बाल एक जैसे करने होंगे और एक दूसरे की जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात सीखनी होगी। इसके कुछ समय बाद एचडी यूनिवर्सिटी के बड़े लाल ईंटों वाले गेट उनके सामने दिखाई देते हैं। यही एरिक की पूरी दुनिया थी। महंगी यूनिफॉर्म पहने स्टूडेंट्स पूरे कैंपस में घूम रहे थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनके बीच एक नकली एरिक घूम रहा है। अब युवान ने चश्मा पहन रखा था और उसके बाल भी बिल्कुल सलीके से कटे हुए थे। वो अपनी टाई ठीक करता है और इस मशहूर अमीरों वाली यूनिवर्सिटी को देखकर हैरान होता है। उसके दिमाग में तो जैसे आसमान से पैसे गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। आखिर उसके सामने 10 लाख युआन की कमाई जो थी वो असली एरिक की तुलना में कहीं ज्यादा जोश में इधर उधर चलता है और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ सीनियर स्टूडेंट्स छिपकर अपने पसंदीदा निशाने का इंतजार कर रहे होते हैं। बदमाशों का लीडर जैसे ही युवान को आते हुए देखता है उसके चेहरे पर शिकारी जैसी मुस्कान आ जाती है। वो फुटबॉल मंगवाता है, फिर अपने एक आदमी की तरफ इशारा करके कहता है कि गेंद सीधे उसके सिर पर मारना और पूरी ताकत से किक करना। फुटबॉल हवा में तेजी से उड़ती हुई नई एरिक यानी युवान के सिर के पीछे की तरफ जाती है। गेंद सीटी जैसी आवाज करती हुई युवान के सिर के बिल्कुल पीछे पहुंच रही थी। उसका निशाना सीधा था और मकसद साफ था। जिस लड़के को वो लोग कमजोर और डरपोक एरिक समझ रहे थे उसे सबके सामने बेइज्जत करना, लेकिन जिस जोरदार आवाज की वो लोग उम्मीद कर रहे थे वो हुई ही नहीं। जैसे ही गेंद युवान के बालों तक पहुंचती है युवान अपने शरीर की रफ्तार के हिसाब से अचानक उछल जाता है और गेंद उसके बिल्कुल पास से निकलकर आगे चली जाती है। लेकिन युवान यही नहीं रुकता। वो दोनों हाथ जमीन पर रखता है, हवा में उल्टा खड़ा हो जाता है और उसी गेंद को वापस उसके मालिक की तरफ लात मार देता है। ये नजारा देखकर बदमाश का चेहरा हैरानी से जम जाता है। अगले ही पल गेंद इतनी तेजी से वापस जाती है कि सीधे फुटबॉल वाले बदमाश के चेहरे पर जोर से लगती है। युवान नीचे झुककर एक शानदार कलाबाजी करता है, जबकि उसका आदमी घबरा कर देखता रह जाता है क्योंकि उसका बॉस जमीन पर सीधा गिर चुका था। लेकिन इन सब के पीछे बदमाशों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि युवान की आंखों में अब बिल्कुल अलग नजर थी। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि ठंडी और सोच समझकर हमला करने वाली नजर थी। बाकी बदमाश अपने गिरे हुए बॉस के पास दौड़ते हैं, लेकिन बॉस अपनी बेइज्जती से गुस्से में उन्हें दूर हटने के लिए कह देता है। युवान उन्हें ध्यान से देखता है। उसका निशाना अब तय हो चुका था। वो उस ग्रुप के लीडर को पहचान लेता है जिसने असली एरिक को इतने दिनों से परेशान किया था। इसके बाद युवान जल्दी से खड़ा होता है और जानबूझकर डरपोक बनने का नाटक करते हुए वहां से भागने लगता है। साथ ही वो घबराई हुई आवाज में माफी भी मांगता है। बदमाशों का लीडर आसपास देखता है और उसे नजर आता है कि कई स्टूडेंट्स ने अपने फोन निकाल लिए हैं। वो परेशान होकर सोचने लगता है कि अभी अभी आखिर ये अजीब हादसा हुआ कैसे। आसपास के स्टूडेंट्स भी कुछ गड़बड़ महसूस करके वहां जमा होने लगते हैं। कुछ तो अपने फोन निकालकर वीडियो तक बनाने लगते हैं। बदमाशों का लीडर गुस्से में अपने दांत भींचता है। उसे अब समझ आ रहा था कि जिस आसान निशाने को वो इतने दिनों से परेशान कर रहा था शायद वो उसके लिए उम्मीद से ज्यादा बड़ी मुसीबत बनने वाला है। वो युवान को जोर से वहां से निकल जाने के लिए कहता है और धमकी देता है कि ब्रेक टाइम में छत पर आना, वहीं उसे सबक सिखाया जाएगा। युवान उनकी नजरों से दूर होते ही अपने चेहरे से डर वाला नकाब हटा देता है। उसकी जगह उसके चेहरे पर नुकीले दांतों वाली एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। अब वो शिकार वाले खेल के लिए पूरी तरह तैयार था। उधर शहर में शाम ढलने लगती है। युवान ओल्ड माँ से पूछता है कि अगर वो दोनों कभी अमीर हो गए तो ओल्ड माँ को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होगा। दुकान के बाहर खड़ा बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन युवान उसकी बात मानने वाला नहीं है। ओल्ड माँ बस उसे समझाता है कि परेशानी पैदा करना बंद कर दे। तभी सामने एक साफ सुथरा स्कूल का जूता दिखाई देता है। बूढ़ा मैकेनिक उसे शक वाली नजर से देखता है। वो अच्छी तरह जानता है कि युवान असल में कितना बड़ा मैड डॉग है।
फिर वो थोड़ा पीछे हटता है और उसका भारी धातु वाला नकली पैर दिखाई देता है जो उसके असली पैर की जगह लगा हुआ है। वो काफी पुराना और भारी मॉडल था। इसी पैर का इलाज करवाना ही युवान के इस पूरे प्लान की सबसे बड़ी वजह थी। युवान अपने नुकीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराता है। उसके दिमाग में पहले से ही वो 10 लाख युआन घूम रहे थे। तभी बचपन की एक छोटी सी याद सामने आती है जिसमें दोनों भाई साथ साथ दौड़ रहे होते हैं। वापस एचडी यूनिवर्सिटी में वो बड़ी सी इमारत किसी स्कूल से ज्यादा जेल जैसी दिखाई देती है। अपने भाई एरिक का भेष बनाए युवान सीटी बजाते हुए छत की तरफ जा रहा होता है। उसके दिमाग में पहले से ही ये तस्वीर चल रही है कि 10 लाख युआन मिलने के बाद ओल्ड माँ फिर से अपने पैरों पर ठीक से चल पाएगा। आखिरकार वो छत के दरवाजे तक पहुंचता है और दरवाजे का हैंडल पकड़ता है। अब असली शिकार शुरू होने वाला था। युवान तुरंत अपना सख्त और खतरनाक वाला चेहरा हटाकर एकदम कमजोर और डरपोक पड़ाकू जैसा चेहरा बना लेता है। दरवाजा खुलता है और सामने बदमाशों का लीडर ली मिंगहाओ अपने साथियों के साथ खड़ा दिखाई देता है। ली मिंगहाओ गुस्से में युवान से पूछता है कि कल उसे लात मारने वाला आखिर कौन था और धमकी देता है कि आज उसकी जमकर पिटाई होगी। युवान एकदम सही तरीके से कमजोर बनने का नाटक करता है। वो हकलाते हुए कहता है कि क्या वो लोग बस दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन बदमाश सिर्फ मुस्कुराता है। उसके लिए स्कूल में बदमाशी ही वो चीज है जो स्कूल की जिंदगी को बोरिंग होने से बचाती है। युवान मासूम बनकर पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लगता कि स्कूल को इस बारे में पता चल जाएगा। ली मिंगहाओ हंसते हुए कहता है कि छत पर कोई कैमरा नहीं है और यहाँ जो होगा उसके बारे में कोई भी बताने वाला नहीं है। ये सुनते ही युवान के चेहरे पर फिर वही नुकीले दांतों वाली मुस्कान लौट आती है। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो जाती हैं। अब एरिक वाला डरपोक नकाब पूरी तरह उतर चुका था। इस बार युवान कोई चाकू या पाइप नहीं निकालता। इसके बजाय वो एक साधारण लाल मक्खी मारने वाला निकालता है। उसे देखते ही सारे बदमाश हैरान रह जाते हैं। फिर वे उसके हाथ में पकड़ी उस छोटी सी चीज का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। युवान उन्हें बताता है कि उसकी मुट्ठियां कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं, इसीलिए वो इस चीज का इस्तेमाल करेगा ताकि उनके साथ थोड़ा ज्यादा देर तक खेल सके। ली मिंगहाओ गुस्से में अपने दांत भींचता है। उसे लगता है कि युवान बस ज्यादा अकड़ दिखा रहा है, इसीलिए वो अपने आदमियों को हमला करने का आदेश देता है। सारे बदमाश ये सोचकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं कि इसे हराना तो बच्चों का खेल होगा। युवान अपना पैर जमीन पर घुमाकर लड़ने की मुद्रा में आता है। अगले ही पल वो इतनी तेजी से उनके बीच घूमता है कि उसकी हरकतें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। वो उनके बेढंगे हमलों को बड़ी आसानी से बचाता जाता है। तभी उसका एक आदमी अचानक वहीं रुक जाता है और उसके चेहरे पर लाल जाली जैसा निशान बना हुआ दिखाई देता है। दूसरे लड़के के साथ भी बिल्कुल यही होता है और प्लास्टिक की चप्पल नुमा झाड़न उसके चेहरे पर पड़ते ही वह भी पूरी तरह चकरा जाता है। दोनों दर्द से दोहरे होकर खड़े होते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि देखने में इतनी छोटी सी प्लास्टिक की झाड़न भी इतनी जोर से लगती है कि हालत खराब कर दे। ली मिंगहाओ ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा होता है और उसका अकड़ वाला रवैया अब धीरे धीरे उलझन में बदलने लगता है। वह गुस्से में आगे बढ़कर युवान पर मुक्का चलाता है और उसे कचरा तक कह देता है कि आखिर वह उसके सामने पलटकर लड़ने की कोशिश कैसे कर रहा है। लेकिन युवान को हिलने तक की जरूरत नहीं पड़ती। वह बस थोड़ा सा नीचे झुक जाता है और ली मिंगहाओ का मुक्का उसके सिर के ऊपर से हवा में निकल जाता है। उसी समय युवान अपनी कलाई को झटके से घुमाता है और उसके हाथ में पकड़ी लाल झाड़न हवा को चीरती हुई सीटी बजाती है। अगले ही पल झाड़न सीधी ली मिंगहाओ के चेहरे पर जाकर लगती है। चोट इतनी सही जगह पर लगती है कि ली मिंगहाओ कुछ पल के लिए वहीं सुन्न खड़ा रह जाता है। उसके गाल पर लाल जाली जैसा निशान उभरने लगता है और युवान एक और वार करने के लिए अपनी झाड़न तैयार कर लेता है। इसके बाद युवान लगातार इतनी तेजी से वार करना शुरू कर देता है कि सामने वाले ठीक से समझ भी नहीं पाते कि हमला आखिर किस तरफ से आ रहा है। गुंडे अपने सरदार को बचाने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वे युवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। आखिर में वे सब मिलकर युवान पर टूट पड़ते हैं और चीखते हुए बेतरतीब मुक्के चलाने लगते हैं। लेकिन युवान हवा में उछल जाता है और छत का पूरा हिस्सा जैसे उसके कब्जे में आ जाता है। वह एक के बाद एक सभी गुंडों को ऐसी हालत में पहुंचा देता है कि आखिर में आखिरी वाला भी छत पर लुढ़कता हुआ दूर जा गिरता है। अब सारे गुंडे जमीन पर पड़े हुए होते हैं
और किसी में भी दोबारा उठने की ताकत नहीं बची होती। ली मिंगहाओ की हालत ऐसी हो जाती है जैसे उसने सामने कोई भूत देख लिया हो। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा होता है और उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा होता कि कुछ ही मिनटों में आखिर ये सब हुआ कैसे। युवान सीधा खड़ा होकर उसके सामने आता है और उसके पीछे एक विशाल चमकती आंखों वाले शिकारी कुत्ते की परछाई जैसी डरावनी आकृति दिखाई देती है। युवान ली मिंगहाओ को एक कोने में दबा देता है और उसे पूरी तरह महसूस कराता है कि इस समय उसके सामने खड़ा इंसान कितना खतरनाक है। अब युवान सोचता है कि थोड़ा झूठ बोलकर इन लोगों को हमेशा के लिए डराना चाहिए। वह कहता है कि वह हमेशा से लड़ाई करना जानता था, लेकिन उसने अपने परिवार से वादा किया था कि वह किसी मुसीबत में नहीं पड़ेगा, मगर उनकी लगातार की जा रही बदमाशी ने आखिरकार उसे अपनी हद पार करने पर मजबूर कर दिया। वह साफ चेतावनी देता है कि अब से उससे दूर रहें, वरना अगली बार वह अपने हाथों का इस्तेमाल करेगा। बात को और ज्यादा डरावना बनाने के लिए युवान झूठ बोलते हुए कहता है कि स्कूल के दिनों में उसने लगभग एक लड़के को पीट पीट कर मार ही डाला था। इसी वजह से वह इतने समय से शांत रहने की कोशिश कर रहा था। ली मिंगहाओ उस कहानी को पूरी तरह सच मान लेता है और डर के मारे युवान की एक एक बात सुनता रहता है। युवान की ठंडी नजर देखकर उसकी हालत ऐसी होती है जैसे वह अभी बेहोश होकर गिर जाएगा। आखिर युवान वहां से चला जाता है और पीछे उसके गुंडे अपने बुरी तरह डरे हुए सरदार के पास दौड़कर पहुंचते हैं। युवान छत का दरवाजा बंद करके वापस अंदर चला जाता है। उसके चेहरे पर फिर वही खतरनाक मुस्कान आ जाती है और उसके नुकीले दांत दिखाई देने लगते हैं। वह मन ही मन सोचता है कि कहानी थोड़ी ज्यादा ही बना दी थी, लेकिन अब ये लोग कुछ समय तक उससे दूर ही रहेंगे। इसके बाद कहानी स्कूल के उपचार कक्ष में पहुंचती है। वहां ली मिंगहाओ बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है और उसका चेहरा लाल जाली जैसे निशानों और पट्टियों से भरा हुआ होता है। वह कराहते हुए अपने जबड़े में हो रहे तेज दर्द की शिकायत कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी छत पर युवान की वो डरावनी नजर घूम रही होती है। तभी उसके गुंडे अचानक घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। कमरे में एक और आदमी मौजूद होता है और साफ पता चल रहा होता है कि उसे अपनी टीम की नाकामी बिल्कुल पसंद नहीं आई है। उसका नाम डिंग जून है और वह प्रथम वर्ष के छात्रों का सबसे बड़ा सरदार है। डिंग जून ली मिंगहाओ को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक मामूली लड़के से पिटकर उसने पूरे प्रथम वर्ष की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि उसका सबसे खास आदमी इस तरह बेइज्जत होकर पड़ा हुआ है। वह बड़े आराम से सोचने लगता है कि इतनी बड़ी नाकामी की सजा आखिर क्या होनी चाहिए। ली मिंगहाओ हाथ जोड़कर एक और मौका मांगता है और वादा करता है कि वह एरिक से बदला लेकर रहेगा। डिंग जून बस मुस्कुराता है और कहता है कि पहले अपनी चोट ठीक कर ले, लेकिन जाने से पहले वह उससे अपना हाथ आगे करने को कहता है। फिर वह कहता है कि अपना मुंह खुद हाथ से ढककर रखना, क्योंकि अगर ज्यादा आवाज निकाली तो दर्द और बढ़ जाएगा। ली मिंगहाओ कांपने लगता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब क्या होने वाला है, लेकिन उसके पास डिंग जून की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। अगले ही पल एक भयानक चटकने की आवाज आती है और डिंग जून अस्पताल के बिस्तर पर ही उसकी उंगली तोड़ देता है। ली मिंगहाओ अपने हाथ से अपना मुंह दबाकर चीख को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डिंग जून उससे कहता है कि अब एक अच्छे मरीज की तरह घर जा और आराम कर। इसके बाद उसके दिमाग में एरिक का ख्याल आता है। उसने इस लड़के का नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसके चेहरे पर एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान आती है और वह तय करता है कि अब इस नए छात्र से खुद मिलना पड़ेगा। कुछ समय बाद आखिरकार स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी छात्र अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी स्कूल के गेट के सामने एक बहुत बड़ी आलीशान गाड़ी आकर रुकती है और ड्राइवर हाथ हिलाकर किसी को बुलाने लगता है। युवान की नजर उस पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि यही ड्राइवर वांग होगा, जिसके बारे में एरिक ने उसे पहले ही बताया था। वांग काफी परेशान होता है और बताता है कि पिछली रात उसे मालिक से युवान के बारे में झूठ बोलना पड़ा था। वह जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलता है और झुककर अपने छोटे मालिक को अंदर बैठने के लिए कहता है। युवान अपने चश्मे को ठीक करता है और मन ही मन सोचता है कि इस लड़के की जिंदगी में तो ऐशो आराम की कोई कमी ही नहीं है। गाड़ी स्कूल से दूर निकल जाती है और आसमान में शाम का रंग उतरने लगता है। युवान आराम से मुलायम चमड़े वाली सीट पर पीछे टिक जाता है। वह सोचता है कि अमीर लड़का होने के भी अपने अलग ही फायदे हैं।
फिर वह अपना फोन निकालता है क्योंकि अब उसे असली एरिक को सारी खबर देनी होती है। घर जाते समय युवान अपने भाई को संदेश भेजता है और बताता है कि जो बदमाश पहले उसे परेशान कर रहा था उसका काम तमाम हो चुका है और अब वह दोबारा परेशानी नहीं करेगा। एरिक उसे सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि ली मिंगहाओ के ऊपर भी उससे बड़े सरदार मौजूद हैं। वह युवान को उनके पिता से किसी भी कीमत पर दूर रहने और बस अपने कमरे में छिपे रहने की सलाह देता है। युवान उसे चिंता न करने और अपनी चोट ठीक करने पर ध्यान देने को कहता है। वह बताता है कि वह अब लगभग हवेली पहुंचने वाला है, इसलिए कुछ समय तक उसे संदेश नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ कार्यशाला में असली एरिक युवान के बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूर रहा होता है। कमरा बिल्कुल शांत और सूना होता है और उसके लिए ये जगह उसकी पुरानी आलीशान जिंदगी से बिल्कुल अलग होती है। वह टूटी फूटी दीवारों को देखते हुए सोचता है कि इतने छोटे और अंधेरे कमरे में उसका भाई आखिर इतने साल कैसे रहा होगा। तभी उसके हाथ पर कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। वह नीचे देखता है तो उसके हाथ पर एक बहुत बड़ा तिलछट्टा चल रहा होता है। एरिक की ऐसी चीख निकलती है कि पूरा कमरा गूंज जाता है और वह घबराकर पीछे हट जाता है, लेकिन तभी वो कीड़ा उड़ने लगता है। उसकी आवाज सुनकर ओल्ड माँ का ध्यान कमरे की तरफ जाता है और वह दरवाजा खटखटाकर पूछता है कि क्या हुआ। एरिक घबरा जाता है और जल्दी से बहाना बनाते हुए कहता है कि उसके पैर में चोट लग गई थी। ओल्ड माँ उसे बताता है कि वह बाहर जा रहा है और बाहर रखा खाना खा लेना। एरिक राहत की सांस लेते हुए वापस बिस्तर पर गिर जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि आज तो उसकी पोल खुलते खुलते बच गई। फिर वह दोबारा युवान का फोन देखता है। उसे पता चलता है कि यान शेंग नाम का मतलब एक बड़ी आग से दोबारा जन्म लेना होता है। इसके बाद वह फोन की तस्वीर खोलता है जिसमें छोटा युवान ओल्ड माँ के कंधों पर बैठा हुआ दिखाई देता है। एरिक सोचता है कि अगर ओल्ड माँ ने सच में युवान की जान बचाई थी तो फिर उसने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ युवान आखिरकार अपने परिवार की विशाल हवेली के सामने पहुंच जाता है। पूरी हवेली किसी महल की तरह रोशनी से जगमगा रही होती है। जैसे ही युवान अंदर कदम रखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सिर्फ बैठक का कमरा ही इतना बड़ा होता है कि उसमें एक पूरा खेल का मैदान आ जाए। एक नौकरानी उसका स्वागत करती है और बताती है कि उसके पिता देर रात तक घर नहीं आएंगे और रात का खाना पहले ही तैयार है। वह युवान का बैग ले लेती है और युवान अभी भी सपने जैसी हालत में भोजन वाले कमरे की तरफ बढ़ता है। वहां उसका इंतजार ऐसा खाना कर रहा होता है जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। मेज पर झींगा, मांस, सूप और न जाने कितनी महंगी चीजें रखी होती हैं। युवान बिना किसी रोक टोक के खाना शुरू कर देता है और इतनी तेजी से महंगा खाना अपने मुंह में भरता है कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू तक आ जाते हैं। नौकरानी उसे देखकर हैरान होती है क्योंकि आज अचानक उसकी भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद रात के सन्नाटे में उल्टी करने की आवाजें गूंजने लगती हैं। युवान ने खुशी खुशी इतना ज्यादा खा लिया था कि उसका पूरा खाना वापस बाहर आ गया। आखिरकार वह अपने बड़े से कमरे में पहुंचता है और बिस्तर पर फैलकर एक संतुष्ट डकार लेता है। वह सोचता है कि काश ओल्ड माँ भी एक बार ऐसी जिंदगी देख पाता। छत को घूरते हुए उसके मन में सवाल आता है कि क्या वह सच में ऐसे अमीर परिवार का हिस्सा है। फिर वह सोचने लगता है कि उसकी असली माँ आखिर कैसी दिखती होगी, लेकिन तुरंत उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देता है। उसके लिए ओल्ड माँ ही उसका असली परिवार है। उसे बस स्कूल का काम पूरा करना है ताकि वह जल्दी से अपने घर वापस जा सके। अगली सुबह एचडी विश्वविद्यालय में फिर से कक्षाएं शुरू हो जाती हैं। कक्षा में स्कूल के बदमाशों में से एक लड़का दही की बोतल से लंबा घूंट भरता है, लेकिन अचानक वह सारा दही थूक देता है और दही चारों तरफ फैल जाता है। वह सीधा यिनुओ के ऊपर जा गिरता है जो बिखरे हुए भूरे लाल बालों और चेहरे पर झाइयों वाला एक शांत और डरपोक लड़का है जो स्कूल के खास बदमाशों में से एक है। दही की बाकी बोतल भी यिनुओ के सिर पर उड़ेल देता है। वह इस बात से गुस्से में होता है कि दही आम के स्वाद का नहीं बल्कि स्ट्रॉबेरी के स्वाद का था। वह बेचारे लड़के को तुरंत बाहर जाकर सही स्वाद वाला दही खरीद कर लाने का आदेश देता है। वह धमकी देता है कि अगर कक्षा शुरू होने से पहले वह सही दही उसकी मेज पर नहीं आया तो यिनुओ की खैर नहीं। यिनुओ जल्दी से वहां से बाहर भागता है और तभी जो की नजर कक्षा में दाखिल होते युवान पर पड़ती है। वह हल्की सी मुस्कान देता है जैसे उसे अपना अगला शिकार मिल गया हो। यिनुओ भागते हुए युवान के पास से निकलता है और जल्दबाजी में लगभग उससे टकरा ही जाता है। युवान अपनी मेज की तरफ बढ़ता है और उसे महसूस हो जाता है कि जो की नजर लगातार उसी पर टिकी हुई है।
जो आज अपने सरदार के आदेश को पूरा करके एरिक को परेशान करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। वह युवान के पास से गुजरते हुए उसे देखकर एक चालाक और मजाक उड़ाने वाली मुस्कान देता है। युवान बिल्कुल नहीं घबराता, उल्टा उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है और उसके नुकीले दांत हल्के से दिखाई देते हैं। उसे याद आता है कि एरिक ने उसे जो तंग करने वालों की खराब सी तस्वीर भेजी थी, उसमें ये जो भी था। युवान तय कर लेता है कि अब अगला निशाना यही लड़का होगा। वह अपने चश्मे को ठीक करता है और उसकी आंखों में शिकारी जैसी नजर आ जाती है। जब वह अपनी मेज के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पूरी मेज पर तुरंत बनने वाले नूडल्स का कप उल्टा हुआ पड़ा है और सारे नूडल्स मेज पर फैल चुके हैं। युवान कुछ पल बिना कुछ बोले उस गीली और बिखरी हुई हालत को देखता रहता है। तभी जो आराम से चलता हुआ उसके पास आता है और नकली चिंता दिखाने लगता है। वह शातिर मुस्कान के साथ माफी मांगता है और कहता है कि खाना खाते समय गलती से उसका खाना युवान की मेज पर गिर गया। जो युवान के बिल्कुल पास झुकता है और नकली प्यार से पूछता है कि अब वह इतना चुप क्यों है, जबकि वह तो पहले ही माफी मांग चुका है। युवान चश्मे के पीछे से उसे देखता भी नहीं और शांत आवाज में कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन साथ ही साफ कहता है कि जो गंदगी उसने फैलाई है उसे साफ करने में उसे मदद भी करनी चाहिए। जो ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसके चेहरे से नकली मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है और उसकी जगह ऐसा गुस्सा आता है कि जैसे अभी फट पड़ेगा। वह युवान के और करीब आकर पूछता है कि उसने अभी क्या कहा, लेकिन युवान बिल्कुल नहीं घबराता। वह इतनी धीमी आवाज में बोलता है कि लगभग फुसफुसाहट जैसी लगती है और पूछता है कि क्या जो को सुनाई नहीं देता। गुस्से में पागल होकर जो मुक्का चलाने के लिए हाथ पीछे ले जाता है और चिल्लाता है कि लगता है युवान अब जीना नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही मुक्का युवान के चेहरे तक पहुंचने वाला होता है, युवान अचानक घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। वह फर्श पर डरने का नाटक करते हुए अपने सिर पर हाथ रख लेता है और जोर जोर से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे मत मारो। जो का मुक्का हवा में ही निकल जाता है और उसके पूरे शरीर का जोर आगे की तरफ चला जाता है। वह अपने ही जोर को संभाल नहीं पाता और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। तभी युवान का हाथ बिजली जैसी तेजी से आगे बढ़ता है और सीधा जो के संवेदनशील हिस्से पर जोरदार वार कर देता है। इसके तुरंत बाद युवान फिर से जमीन पर सिकुड़कर डरने का नाटक करने लगता है, जबकि जो दर्द से तड़पते हुए अपने शरीर को संभालने की कोशिश करता है। उसके मुंह से एक अजीब सी दबती हुई चीख निकलती है और उसे समझ आ जाता है कि अब वह बुरी तरह फंस चुका है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह अपना चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह बाकी सभी छात्रों को बाहर निकलने और दरवाजा बंद करने का आदेश देता है। उसकी हालत देखकर आसपास के छात्र भी डर जाते हैं और जल्दी जल्दी कक्षा से बाहर निकलने लगते हैं। जो चिल्लाता है कि जो भी तुरंत बाहर नहीं गया, अगली मार उसी की होगी। कक्षा के बाहर खड़े छात्र अंदर से आ रही चीखें सुनकर आपस में बातें करने लगते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि इस बार जो ने एरिक को सच में बुरी तरह फंसा दिया है और अब एरिक की हालत खराब होने वाली है। लेकिन अंदर जो अपने शरीर के नीचे वाले हिस्से को पकड़कर दर्द से कराह रहा होता है, वह युवान की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और दर्द भरी आवाज में पूछता है कि उसने अभी आखिर किया क्या था। युवान उसके ऊपर खड़ा होकर अपना चश्मा ठीक करता है और उसके चेहरे पर एक ठंडी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान होती है। वह मानता है कि आम तौर पर वह ऐसे गंदे तरीके नहीं अपनाता, लेकिन आज उसे ये तरीका काफी मजेदार लग रहा था। वह जो से कहता है कि छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और कमजोर लोगों को परेशान करने वाले सिर्फ डरपोक होते हैं। इतना कहकर युवान एक भारी किताब उठा लेता है। फिर वह पूरी ताकत से किताब जो की तरफ फेंकता है और किताब सीधी उसके सीने पर जाकर लगती है। जो अभी इस हरकत को समझ भी नहीं पाता कि युवान उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका होता है। इसके बाद युवान इतनी तेज और लगातार मार लगाता है कि जो को कुछ समझ ही नहीं आता। उसके हर वार में इतनी तेजी और सटीकता होती है कि जो के पास बचने का कोई मौका नहीं रहता। युवान उसके बालों का एक मुट्ठी भर हिस्सा पकड़कर उसका सिर पीछे खींचता है और फिर एक खतरनाक मुस्कान के साथ उसका चेहरा सीधा मेज पर फैले गीले नूडल्स में दे मारता है। युवान मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे शुरुआत में ही अपने गिराए हुए नूडल्स साफ कर लेने चाहिए थे। जो का चेहरा गीले नूडल्स में दबा होता है और उसकी आंखों में सदमा साफ दिखाई देता है, जबकि युवान उसका सिर बार बार मेज पर आगे पीछे रगड़ता रहता है। युवान हंसता रहता है और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है। अब वह पूरी तरह अपने अंदर के पागल कुत्ते वाले रूप को अपना चुका होता है।
सुबह की धूप में एचटी विश्वविद्यालय की महंगी ईंटों वाली इमारत दूर से किसी किले की तरह चमक रही होती है। ऊपर की मंजिल की एक खिड़की से एक अकेली परछाई पूरे स्कूल को देख रही होती है। वह डिंग जून है, जो अपनी छोटी सी दुनिया का राजा बना बैठा है। इस स्कूल के ज्यादातर छात्र पैसे वाले या बड़े खानदानों से आते हैं और सिर्फ बहुत ही कम छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें केवल अपनी पढ़ाई के दम पर यहाँ जगह मिलती है। इतने ताकतवर परिवारों के बच्चे होने की वजह से स्कूल का प्रशासन भी उन्हें संभालने में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। इसी वजह से स्कूल के अंदर एक सख्त सामाजिक व्यवस्था बन चुकी है, जिसके अपने कुछ ऐसे नियम हैं जो कहीं लिखे नहीं गए हैं, लेकिन हर छात्र उन्हें अच्छी तरह जानता है। यहाँ सिर्फ परिवार का रुतबा मायने नहीं रखता, बल्कि असली ताकत इस बात से तय होती है कि कौन कितनी जोरदार लड़ाई कर सकता है। स्कूल के बाहर न्याय की मूर्ति जरूर खड़ी है, लेकिन छात्रों ने अपने हिसाब से ताकत का संतुलन बनाने का तरीका खोज लिया है। स्कूल के अधिकारी भी जानबूझकर इन मामलों से दूर रहते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि इन ताकतवर परिवारों को नाराज किया जाए। फिर भी स्कूल की इज्जत बचाने के लिए दो बड़े नियम बनाए गए हैं। पहला, स्कूल की खुली जगहों पर लड़ाई नहीं होगी, और दूसरा, कोई भी छात्र अपना गिरोह नहीं बनाएगा। अगर कोई इन दोनों में से किसी नियम को तोड़ता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फर्श पर एक चमकदार काला जूता आगे बढ़ता है, जो इस बात का इशारा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो इन नियमों का फायदा उठाना अच्छी तरह जानता है। इन पाबंदियों से बचने के लिए छात्रों ने खेलों के क्लब बना रखे हैं और खुली जगहों की लड़ाइयों को क्लब के अंदर होने वाली अभ्यास लड़ाइयों में बदल दिया है। चूंकि सारी लड़ाई क्लब के कमरों के अंदर होती है, इसीलिए स्कूल प्रशासन भी इसमें सीधे दखल नहीं दे सकता। इसी रास्ते से एक ऐसी व्यवस्था बन गई जिसमें लड़ने की ताकत के हिसाब से छात्रों की रैंक तय होती है, और जो ऊपर होता है वही नीचे वालों पर राज करता है। स्कूल खुलने के समय से ही ये व्यवस्था चलती आ रही है, और इसी वजह से यहाँ का पूरा बवाल एक तय तरीके से चलता रहता है। प्रथम वर्ष के छात्रों का नेता 10वीं रैंक वाला डिंग जून है, जो ताइक्वांडो क्लब से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ कक्षा के बाहर कुछ गुंडे खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि अभी तक एरिक की कोई चीख सुनाई क्यों नहीं दी। तभी सबकी आवाज अचानक बंद हो जाती है, क्योंकि एक जाना पहचाना लड़का दरवाजे की तरफ आता दिखाई देता है। वहां खड़े एक बदमाश के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि वह सामने आते इंसान को पहचान जाता है। डिंग जून पूरे गलियारे में ऐसे चलता हुआ आता है जैसे पूरी जगह उसी की हो। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। उसकी चाल और नजरों में ऐसा डरावना अंदाज होता है कि आसपास के छात्रों को ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल सांप पूरे गलियारे को घेर कर बैठा हो और बस हमला करने का मौका देख रहा हो। उसके सामने खड़े गुंडों के पैर तक कांपने लगते हैं और वे जल्दी से रास्ते से हट जाते हैं। डिंग जून कक्षा के दरवाजे तक पहुंचता है। उसे पूरा यकीन होता है कि जिन छोटे गुंडों को उसने अंदर भेजा था, उन्होंने एरिक का काम खत्म कर दिया होगा। वह जानता था कि एरिक के अंदर थोड़ी ताकत जरूर छिपी है, लेकिन उसे भरोसा था कि वो उसकी जगह को खतरे में डालने के लिए काफी नहीं होगी। उसका असली मकसद था एरिक को लड़ते हुए पकड़ना और उसी के आधार पर उसे स्कूल से निकलवा देना। वह दरवाजे का हैंडल पकड़ता है, जैसे इस नए छात्र की स्कूल में बची हुई इज्जत को खत्म करने वाला आखिरी कदम उठाने वाला हो। कुंडी खुलती है और उसकी बैंगनी आंखें अंदर का नजारा देखने के लिए सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि अंदर लड़ाई के बाद पूरा हंगामा मचा होगा। लेकिन वहां लड़ाकू नहीं, बल्कि बिखरे हुए बालों और डरे हुए चेहरे के साथ युवान खड़ा होता है और दावा करता है कि वह बस बुरी तरह गिर गया था। उसकी नाक से थोड़ा खून निकल रहा होता है, जो उसकी कमजोर बनने की पूरी योजना को और असली दिखा रहा होता है। लेकिन डिंग जून उसकी इस हरकत में बिल्कुल नहीं आता। वह युवान को घूरते हुए उसके चेहरे पर किसी भी गलती का निशान ढूंढने की कोशिश करता है। फिर उसकी नजर युवान के पीछे कक्षा के अंदर जाती है। पूरा कमरा जरूरत से ज्यादा शांत होता है और मेज पर जो बिल्कुल हिला तक नहीं रहा होता। कुछ ही देर पहले युवान उसी जो को नूडल्स में मुंह दबाकर सबक सिखा रहा था, और अब जो चुपचाप पड़ा हुआ था, उसका चेहरा पूरी तरह खून और चोटों से भर चुका था। डिंग जून सोचता है कि अगर ये लड़का इतना ताकतवर है तो फिर कमजोर बनने का नाटक क्यों कर रहा है। लेकिन युवान अपनी मासूम बनने वाली हरकत जारी रखता है और बार बार अपनी बेवकूफी के लिए माफी मांगता रहता है। डिंग जून हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि अच्छी बात है कि उनकी कक्षा में कोई बदमाशी नहीं हो रही और सभी छात्रों को बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। युवान उस बैंगनी बालों वाले लड़के को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि यही प्रथम वर्ष के छात्रों का असली सरदार होना चाहिए। डिंग जून अपना हाथ युवान के कंधे पर रख देता है। उसकी आवाज ऊपर से दोस्ताना होती है, लेकिन अंदर से साफ धमकी छिपी होती है और वह उसे एरिक कहकर बुलाता है।
उसी समय युवान के पीछे एक विशाल बैंगनी सांप की परछाई जैसी आकृति दिखाई देती है, जबकि डिंग उससे एक छोटे से काम में मदद मांगता है। वह कहता है कि वह गश्त करने में इतना व्यस्त है कि अपने लिए खाना खरीदने का समय ही नहीं मिल रहा। युवान सिर नीचे करके खड़ा रहता है और महसूस करता है कि इस लड़के के आसपास कितनी खतरनाक हवा है। फिर भी वह एक दबे हुए और डरपोक छात्र की तरह अभिनय करता है और हकलाते हुए कहता है कि उसके लिए मदद करना सम्मान की बात होगी। डिंग आराम से अपनी जेब से बटुआ निकालता है और कहता है कि उसके पास थोड़े बहुत छुट्टे पैसे हैं। वह एक सिक्का हवा में उछालता है और उसे नीचे गिरने देता है। सिक्का युवान के हाथों के बीच से निकलकर फर्श पर लुढ़क जाता है। डिंग कहता है कि ताइक्वांडो की अभ्यास लड़ाई की वजह से उसकी कमर में दर्द हो रहा है, इसलिए युवान उसके लिए वो सिक्का उठा ले। युवान नीचे पड़े उस एक सिक्के को देखता है। डिंग हल्की मुस्कान के साथ दोबारा अपना बटुआ खोलता है और कहता है कि एक सिक्के से तो ज्यादा कुछ खरीदा भी नहीं जा सकता। इसके बाद वह फर्श पर 100 के कई नोट बिखेर देता है और कहता है कि बाकी पैसे युवान अपनी मेहनत की टिप समझकर रख सकता है। युवान चुपचाप खड़ा रहता है और उसके चारों तरफ उड़ते हुए नोटों को देखता है। डिंग उसकी प्रतिक्रिया देखने का इंतजार करता है और जानना चाहता है कि ये नया लड़का कब तक अपने डरपोक बनने का नाटक जारी रख पाएगा। दूसरी तरफ युवान की मुट्ठी अंदर ही अंदर कस जाती है। डिंग उसकी इस हरकत को देख लेता है और करीब झुकते हुए उसकी आंखों में उत्सुकता दिखाई देती है। वह उसे उकसाते हुए कहता है कि अगर खुद को रोक नहीं पा रहा है तो मुक्का चला दे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे गवाह मौजूद हैं जो उसे स्कूल से निकलते हुए देख लेंगे। तभी युवान के चेहरे पर अचानक ऐसी लालच भरी चमक आ जाती है कि डिंग भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। युवान तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है और जमीन पर पड़े सारे नोट जल्दी जल्दी उठाने लगता है। वह बार बार डिंग को धन्यवाद देता है और पैसे की गड्डी को अपने सीने से चिपका लेता है। अंदर ही अंदर वह खुशी से चिल्ला रहा होता है कि आखिरकार उसकी किस्मत खुल गई। इतने सारे अतिरिक्त पैसे मिलने की खुशी में युवान वहां से भागते हुए कहता है कि वह अभी वापस आता है, लेकिन जैसे ही युवान उसकी नजरों से दूर होता है, डिंग जून के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये नया लड़का जितना आसान दिख रहा था, उससे कहीं ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। युवान गलियारे में तेजी से दौड़ता हुआ सारी बातें जोड़ने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि छत वाला लड़का जरूर रोते हुए प्रथम वर्ष के सरदार के पास गया होगा। वह जानता है कि डिंग जैसा आदमी गंदे तरीके से खेलना पसंद करता है, इसलिए उसे अगले कदम के लिए पहले से तैयार रहना होगा। उसकी नजर और तेज हो जाती है और वह तय करता है कि अगली चाल वही पहले चलेगा और इस सरदार को घुटनों पर आने के लिए मजबूर करेगा। तभी भूरे लाल बालों वाला यिनुओ उसे भागते हुए देख लेता है। वह अपनी जगह रुक जाता है और युवान को दूर जाते हुए देखता रहता है। अपने चश्मे में पड़ रही परछाई के जरिए वह अपने सहपाठी को तेजी से भागते हुए देखता है और सोचता है कि जो लड़का हमेशा इतना शांत रहता था, उसके चेहरे पर आज इतना डरावना भाव आखिर क्यों था। तो भाइयों, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि युवान के सामने अब कैसी कैसी नई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। दोनों एक दूसरे की जगह पर हैं और आगे के चैप्टर्स में ये सिचुएशन और भी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस मानवा के आगे के चैप्टर्स काफी ज्यादा मजेदार हैं, इसलिए इसका अगला पार्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। वैसे ये मानवा अभी ऑनगोइंग है और इसके अभी तक 11 चैप्टर्स ही रिलीज हुए हैं। इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक की पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दी है और अगले पार्ट में मैं आपको आगे की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। और भाइयों, आगे की कहानी अभी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं अगले पार्ट के लिए कभी कोई लाइक या सब्सक्राइब टारगेट नहीं देता, इसलिए आपको बस इतना करना है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो जाते जाते एक हाइप जरूर कर देना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं अगला पार्ट और जल्दी ला पाता हूँ। तो भाइयों, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। I am your host Nexo and you're watching Nexo Manhwa Explanation Series.